सबसे पहला हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो होगा 4.1 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं औद्योगिक क्रांति। इन द 18th century came the industrial revolution। 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई थी। It brought social economic changes that marked the transition from a stable agricultural and commercial society to a model industrial society। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए थे। यह बदलाव एक स्थायी कृषि और व्यापारिक समाज के आधुनिक औद्योगिक समाज बनने को चिन्हित करता है। पहले क्या था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने के पहले लोग स्टेबल लाइफ था उनका, वो लोग कृषि करते थे और उन लोगों का व्यापार था। अब वो लोग एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ आगे बढ़े। हिस्टोरिकली इट रेफर्स टू द पीरियड इन ब्रिटिश हिस्ट्री फ्रॉम 1750 टू 1850। अब हम लोग ऐतिहासिक रूप में अगर देखेंगे तो ऐतिहासिक तौर पर 1750 से 1850 की जो समय थी, अवधि थी, ब्रिटेन के इतिहास के संदर्भ में यह हुई थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। Dramatic changes in the social and economic structure took place as invention and new technology created the factory system of large-scale machine production and greater economic specialization। अब देखिए क्या हुआ था, समाज में सामाजिक और आर्थिक रूप से आए नाटकीय परिवर्तनों में इनका स्थान हुआ, क्योंकि आविष्कार के रूप में हर जगह क्या हुआ था, नई तकनीक द्वारा मशीन आए, बड़े पैमाने पे उत्पादन हुआ, फैक्ट्री बना, ठीक है। तो इससे जो आपका आर्थिक स्पेशलाइजेशन हुआ, विशिष्टता हुआ, ये बढ़ा। द पॉपुलेशन विच वॉज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर नाउ गैदर्ड इन अर्बन फैक्ट्रीज। अब देखिए क्या हुआ, जो जनसंख्या पहले खेती करती थी, कृषि का काम करती थी, अब वह शहरी कारखानों की ओर बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि शहर में पैसा ज्यादा मिलता था। Do you know why this happened? क्या आपको पता है ये क्यों हुआ था? Earlier, the merchants supplied the family with raw materials and collected the finished product। पहले जो व्यापारी थे, व्यापारी परिवार को कच्चा माल देते थे और उनसे तैयार उत्पादन ले लेते थे। This system did not meet the growing demand of the market for long। अब इससे क्या होता था, इस व्यवस्था से बाजार की बढ़ती जो मांग थी उसको लंबे समय तक पूरा नहीं किया जा सकता था। हमेशा मांग ज्यादा रहता था और आपूर्ति सप्लाई कम रहता था। सो बाय द एंड ऑफ 18th century रिच मर्चेंट सेट अप फैक्ट्रीज। तो क्या हुआ कि 18वीं सदी के अंत तक अमीर व्यापारियों के द्वारा कारखानों की स्थापना की गई। कारखाना मतलब फैक्ट्री। अब ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये क्या चीज का है, अर्ली स्पिनिंग मशीन। They installed new machineries, brought raw materials and employed workers on fixed wages to make machine-made goods। अब वो लोग क्या किए, उन्होंने नई मशीनें लगाई कच्चा माल से और निश्चित वेतन पर। मतलब जो लोग काम करते थे उनको बता दिया जाता था कि आपको इतना ही पैसा दिया जाएगा। वो लोग काम करवाते थे और मशीनों में वस्तु बनाते थे, सामान बनाते थे। Thus the factory system was born। इस प्रकार कारखाना जो प्रणाली हुई उसका जन्म हुआ। लोग अब कारखाने में सैलरी वेजेस इस हिसाब से काम करने लगे। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन ब्रिटेन विद द यूज ऑफ स्टीम पावर। अब देखिए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां हुई थी, ब्रिटेन में हुई थी। कैसे? भाप की शक्ति के उपयोग से शुरू हुई। स्टीम पावर मतलब भाप की शक्ति। स्टीम इंजन के बारे में आप सुने होंगे, वो भाप से चलती है। This was made possible with the invention of steam engine by James Watt in 1769। अब सन 1769 में 1769 में जेम्स वॉट के भाप इंजन के आविष्कार के बाद यह संभव हुआ। In 1733, John Case invented the flying shuttle, which simplified the process of weaving cloth and which increased the output 4 times। अब सन 1733 में जॉन केस ने उड़ती पूरी फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया, जिससे कपड़े बुनने की प्रक्रिया को आसान कर दिया और उत्पादन 4 गुना बढ़ गया, प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ गया। जेम्स हारग्रीव्स इन्वेंटेड अ हैंड पावर्ड स्पिनिंग व्हील, द स्पिनिंग जेनी, टू क्रिएट मल्टीपल स्पूल्स ऑफ थ्रेड एट वंस। अब देखिए जेम्स हारग्रीव्स
ने एक हाथ संचालित चरखा बनाया। ये देखिए यहां पे आप फोटो देखे थे, ये चरखा है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि इस चरखे में एक बार में ही कई गुना धागे बनने लगे। इसको स्पिनिंग जेनी कहा जाए। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द स्पिनिंग जेनी, कॉटन टेक्सटाइल बिकेम द की इंडस्ट्री ऑफ दिस पीरियड। अब देखिए, कताई चरखा स्पिनिंग जेनी के आविष्कार के बाद सूती वस्त्र इस अवधि का प्रमुख उद्योग बन गया, कॉटन टेक्सटाइल। The presence of large quantities of coal and iron proved a decisive factor in Britain's rapid industrial development. अब देखिए, कोयला और लोहा की बड़ी मात्रा के कारण ब्रिटेन की में तेजी से औद्योगिक विकास हुआ। The building of canals and roads as well as advent of railroad and steamship widened the market for manufactured goods. अब देखिए क्या किया गया, नहरों का, सड़कों का निर्माण हुआ, इसी तरह से रेल का रास्ता बना, जहाज बने। तो इससे जो बाजार में बेचने वाले प्रोडक्ट्स होते थे उनके लिए बड़ा बाजार हुआ। न्यू पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट केम विथ इलेक्ट्रिसिटी एंड द गैसोलीन इंजन। अब देखिए, पेट्रोल इंजन और बिजली के साथ विकास का नया काल आया। Britain had also resources that were needed to make her an industrialized power. अब देखिए, ब्रिटेन के पास वे सभी संसाधन थे, रिसोर्सेज मतलब संसाधन, जो उसे एक औद्योगिक शक्ति बना सकते थे। By 1850, the revolution had been accomplished with industries becoming a dominant factor in British life. अब देखिए, बोल रहा है कि 1850 तक जो रिवॉल्यूशन था, क्या चीज, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये पूरा हुआ और ब्रिटिशर्स का जो लाइफ था उसमें इंडस्ट्रीज लोगों को डोमिनेट करने लगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज में बनने लगे। द इफेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज फेल्ट वर्ल्ड वाइड। औद्योगिक क्रांति का असर दुनिया भर में महसूस किया गया। France after 1830, Germany after 1850 and US after the Civil War soon started industrialization. अब देखिए, फ्रांस 1830 के बाद, जर्मनी 1850 के बाद और यूएस अमेरिका सिविल वॉर के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण वो लोग प्रारंभ किए। लेट अस रीड फर्दर हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज अचीव्ड। अब आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से औद्योगिकीकरण हासिल हुआ। मेजर इन्वेंशंस एंड रिफॉर्म्स गेव अ बूस्ट टू एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड। बहुत सारे आविष्कार हुए और बहुत सारे सुधार हुए। इन्वेंशन मतलब आविष्कार, रिफॉर्म मतलब सुधार, जिससे इंग्लैंड में जो खेती थी उसको बढ़ावा मिला। इंपॉर्टेंट इनोवेशंस टुक प्लेस इन फार्मिंग सच एज जेथरो टूल्स, seeding planting drill which aided in planting seeds at uniform intervals and depth without any wastage. अब देखिए, महत्वपूर्ण परिवर्तन, नए विचार। अब जेथरो टूल्स ये क्या किए थे, बीज रोपण ड्रिल बनाए, सीड प्लांटिंग ड्रिल बनाए, ठीक है। अब ये क्या करता था, ये समान अंतराल में और गहराई पर बिना बर्बाद किए बीज बोने में खेती में अपनी जगह बना लिया इसने। तो क्या होता था, रेगुलर इंटरवल्स में और एक समान बीज बोआता था, तो जिससे कुछ बर्बादी नहीं होती थी। बिटवीन 1760 to 1830, the British Parliament passed nearly 1000 Enclosure Act, by which the lands which had earlier belonged to the community were combined into larger areas. अब देखिए, 1760 से 1830 के बीच ब्रिटिश संसद ने लगभग 1000 संलग्नकन अधिनियम, एनक्लोजर एक्ट लाए, जिसमें भूमि जो पहले उसी जिस समुदाय की थी उनको बड़े क्षेत्रों में जोड़ दिया गया, जमीन को जोड़कर बड़ा किया गया। all this helped to increase agriculture production, but at the same time rendered a large number of people landless. अब देखिए, इससे क्या हुआ कि सबके लिए कृषि उत्पादन तो ये बढ़ाने में मदद मिली, लेकिन उसी समय इसने
बहुत लोगों को भूमिहीन कर दिया, बहुत लोगों से उन लोगों का जमीन छिना गया. Now only a few people were needed to work on the farms, so a large number of people started migrating to cities for employment. अब काम करने के लिए सिर्फ कुछ ही लोगों की आवश्यकता पड़ने लगी. ठीक है, कहाँ काम करने के लिए? फार्म्स में. तो बहुत सारे लोग, बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए शहरों की ओर जाने लगे. माइग्रेट करना मतलब पलायन करना, जाना. This provided cheap and abundant labor to work in the factories. अब इसने कारखानों में काम करने के लिए सस्ती और अधिक मजदूर उपलब्ध करा दिए. The favorable political condition in England further helped in growth of the industrial revolution. अब देखिए, इंग्लैंड में जो राजनीतिक परिस्थितियां थी वो औद्योगिक क्रांति के लिए अनुकूल थी, इसलिए औद्योगिक क्रांति का बहुत विकास हुआ. यहां एक्ट्स लाइक दी रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स एंड अ कॉमन मार्केट एडेड द मर्चेंट्स. अब व्यापारियों के लिए प्रतिबंध हटाना जैसे एक्ट बने, अधिनियम बने और सामूहिक बाजार व्यापारियों के लिए दिए गए जहां पे सब मिल के व्यापार करते. इंग्लैंड वॉज एबल टू कैप्चर द ओवरसीज मार्केट प्राइमरीली विद द डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन. अब देखिए, इंग्लैंड मुख्य रूप से अपने परिवहन ट्रांसपोर्टेशन में विकास के कारण विदेशी बाजारों पर कब्जा करने में सक्षम हुआ. Many European countries had by now started following the policy of mercantilism. अब देखिए, बहुत सारे यूरोपीय देश अब वाणिज्यवाद मर्केंटिलिज्म की नीति पॉलिसी का पालन करना शुरू कर दिए थे. Under this policy, governmental control was exercised over industries and trade. अब यह जो सिद्धांत था, इस पर यह इस चीज पे आधारित था कि जो गवर्नमेंट कंट्रोल है, जो राष्ट्रीय शक्ति है, वो इंडस्ट्रीज और ट्रेड, उद्योगों और व्यापार पर इनका नियंत्रण रहेगा. किसका? सरकार का. It was based on the theory that national strength was indicated by more exports and less imports. अब देखिए, ये इस सिद्धांत पर आधारित था कि आपका जो नेशनल स्ट्रेंथ है, राष्ट्रीय शक्ति, वो आप अगर ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, निर्यात करेंगे और कम इंपोर्ट करेंगे, कम आयात करेंगे, तो इस पर निर्भर करती है. This theory also believed that wealth of a nation depends on the possession of gold and silver and the governmental interference in trade should be very limited. अब ये जो सिद्धांत है, यह इस पर भी विश्वास करती थी कि एक राष्ट्र की संपत्ति का स्वामित्व उसके सोने और चांदी पर निर्भर करता है कि जो राष्ट्र है उसके पास कितना सोना है, कितना चांदी है, तथा सरकार का व्यापार में हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए. सरकार जो ट्रेड है, व्यापार है, उसमें बहुत ज्यादा दखल ना दे. What factors do you think made it possible for England to be the first country to be industrialized? अब वे क्या फैक्टर्स थे, कारक थे, जिन्होंने इंग्लैंड को औद्योगिक क्रांति वाला पहला देश बनाना संभव किया. इंग्लैंड enjoyed a geographical advantage over other countries. अब देखिए, इंग्लैंड के अन्य देशों से अधिक भौगोलिक लाभ का भरपूर उपयोग किया. ज्योग्राफिकल एडवांटेज मतलब भौगोलिक लाभ. It had a secured island location with an easy proximity to sea. अब देखिए, सुरक्षित स्थान के साथ साथ यह द्वीप समुद्र तट के नजदीक है. कौन सा? इंग्लैंड. But at the same time it was isolated from the rest of Europe and hence progressed unhindered. परंतु इसने यूरोप के अन्य देशों से अलग होकर निर्बाध प्रगति की. अब ये अलग हो गया था यूरोप से, तो ये अपने हिसाब से अपना विकास कर रहा था. यूरोप इस पर दखल नहीं दे सकता था. Waterways like canals, rivers and sea helped England to have the largest free trade area without tolls and barriers. अब देखिए, जल मार्ग जैसे नहरों, नदियों और समुद्र ने इंग्लैंड को बिना टोल्स, टोल मतलब टैक्स, कर और बैरियर्स, रुकावट के विशाल मुक्त व्यापार क्षेत्र प्रदान किया. यहां से वो व्यापार कर पाते थे. These advantages made England a favorable location for the industrial revolution.
अब क्या हुआ, ये सभी लाभ थे जिनसे वजह से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के लिए उचित स्थिति तैयार हुई।